हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में जेकेएसएसबी जूनियर इंजीनियर सिविल का जो एग्जाम 6 दिसंबर शिफ्ट 1 में हुआ था उसके कुछ डाउटफुल क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा विथ रेफरेंसेस सो दैट आप ऑब्जेक्शंस टाइमली रेज कर सको। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है कि फ्लाई ऐश कैन बी यूज्ड एज, इन्होंने जो ऑप्शन दिया है कि फ्लाई ऐश कैन बी यूज्ड एज अ पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट मटेरियल। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, बट इट कैन बी ऑल्सो यूज्ड एन एडमिक्सचर। जब हम इसको पार्शियल सीमेंट रिप्लेसमेंट की तरह यूज करते हैं तो इट इज बेसिकली यूज्ड एज एन मिनरल एडमिक्सचर। ठीक है। और जो इन्होंने सेकंड ऑप्शन स्टेटमेंट दिया है, इट इज बेसिकली एन एक्सेलरेटर ऑफ कार्बोनेशन डेप्थ। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। यहाँ पे डी एक्सेलरेटर इन्होंने लगा दिया, इट इज एन एक्सेलरेटर ऑफ कार्बोनेशन डेप्थ। रेफरेंस के लिए अगर हम देखें तो इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों करेक्ट हो रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। रेफरेंस के लिए IS 456 में आप यहाँ पर जाकर देखेंगे क्लॉज 5.2 में, जो मैंने कोडल प्रोविजंस में भी एक्सप्लेन किया था कि फ्लाई ऐश is a mineral admixture and conforming to grade 1 of IS 3812, it may be used as a part replacement of ordinary Portland cement provided uniform blending with cement as assured। ठीक है। और sciencedirect.com जो ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी, यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिगार्डलेस ऑफ टाइप ऑफ फ्लाई ऐश यूज्ड, डेप्थ ऑफ एक्सेलरेटेड कार्बोनेशन इंक्रीज्ड विथ एन इंक्रीज इन फ्लाई ऐश कंटेंट एंड डिक्रीज इन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, तो विद इंक्रीज इन फ्लाई ऐश रिप्लेसमेंट द डेप्थ ऑफ फुली कार्बोनेटेड जोन और जो थिकनेस है वो हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है, इस वजह से आप इसमें ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। सो ऑप्शन ए और सी तो करेक्ट है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो हमारे ड्रेनेज रिलीफ पॉकेट्स हैं वो कहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। इन्होंने रेफरेंस दिया है, ऑप्शन में दिया है कि केवल बेड ऑफ कैनाल में प्रोवाइड करते हैं, गलत है। इट कैन बी प्रोवाइडेड एट आइसोलेटेड लोकेशंस, कैनाल के साइड्स पे भी और कैनाल के बेड पे भी। ऑप्शन बी हमारा जो है, सी है जो वो करेक्ट है। एसके गर्ग की इरिगेशन की बुक आप देखेंगे, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग की, पेज नंबर 204, दिस इज पेज नंबर 204 एंड क्लॉज 5.11.1 पे आप जाकर देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है सच ड्रेनेज रिलीफ पॉकेट्स में बी प्रोवाइडेड एट आइसोलेटेड लोकेशंस इन द बेड एज वेल एज साइड्स ऑफ द लाइन्ड कैनाल बिलो द लाइनिंग एट सुटेबल स्पेसिंग्स। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सी होगा और इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा किसी भी टास्क का स्टार्ट और कंप्लीशन है उसको हम एन इवेंट बोलते हैं, एक्टिविटीज एक्चुअल अकरेंस ऑफ दैट टास्क। ठीक है। रेफरेंस के लिए जॉन एम निकोलस की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बुक है 2020 एडिशन की, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि किसी भी प्रोजेक्ट में जो इवेंट्स हैं दे रिप्रेजेंट्स द स्टार्ट या फिनिश ऑफ समथिंग इक्विवेलेंट टू बिगिनिंग अ ट्रिप और अराइविंग एट अ डेस्टिनेशन। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे इसका रेफरेंस यूज कर सकते हैं, तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेसेसरी कंडीशंस फॉर MSW इंसर्शन। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है, बट इन्होंने जो ऑप्शन ए दिया है ये करेक्ट है। ये क्वेश्चन का जो सोल्यूशन दिया है ये करेक्ट है, इसमें आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। जो मिनिमम टेम्परेचर रेंज है, रिक्वायरमेंट है इंसिनरेटर में, वो अप्रॉक्सीमेटली 700 डिग्री सेल्सियस होती है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर द मिनिमम टेम्परेचर रेंज फॉर 700 डिग्री सेल्सियस जो इंसिनरेटर में हमें चाहिए होती है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन हमारा जो होगा वो करेक्ट नहीं होगा। सो ओनली ऑप्शन बी इज करेक्ट, जिसमें हम इंसिनरेटर से जो रिलीज हो रहे हैं हमारे वोलेटाइल कार्बन्स, उनकी जो हम एमिशन लिमिट्स है वो हम फिक्स करके रखते हैं। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं रेडियो लाइट वेव से या जियोडोमीटर से या टैक्यूमेट्रिक से, वो हमारे इनडायरेक्ट मेथड डिस्टेंस मेजरमेंट मेथड्स में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन इन्होंने डायरेक्ट दिया है, सो गलत आंसर दिया है, तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है। रेफरेंस के लिए सर्वेइंग की बुक BC पूनमिया 2005 एडिशन 219 पेज पे आप देखेंगे जाकर, जहां पर ये डिफाइन किया गया है कि देयर आर बेसिकली 3 मेथड्स, जिसमें डायरेक्ट डिस्टेंस मेजरमेंट मेथड्स हैं जिसमें हम चेनिंग और टेपिंग का यूज करते हैं। जो दूसरे कैटेगरी के मेथड्स हैं वो इनडायरेक्ट मेथड है। इस बुक में इनडायरेक्ट वर्ड नहीं यूज किया गया है। जो इसके कैटेगरीज हैं ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट, जिसमें टैक्यूमेट्री, हॉरिजॉन्टल सब्सटेंस मेथड या टेलीमेट्रिक मेथड या ऑप्टिकल मेथड या जियोडोमीटर या टेलरोमीटर हम यूज कर रहे हैं। तो जो ये मेथड्स हैं ये हमारे इनडायरेक्ट मेथड है। इसका रेफरेंस आपको मिलेगा बेसिक सर्वेइंग की रेमंड पॉल की बुक है, पेज 132 2012 एडिशन, जहां पर
ये डिफाइन किया गया है कि हमारे देयर आर इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ डिस्टेंसेस यूजिंग ऑप्टिकल डिस्टेंस मेजरमेंट मेथड्स एंड मॉडर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टेंस मेजरमेंट मेथड। तो ओडीएम और ईडीएम ये हमारे इनडायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस में आते हैं। तो इसका आप रेफरेंस लेकर इसको ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ रेनॉल्ड नंबर इज बिटवीन 500 to 2000 देन द फ्लो इज कॉल्ड। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको लैमिनार माना है, अज्यूमिंग कि ये हमारा पाइप फ्लो है, ठीक है। बट यहाँ पे टाइप ऑफ फ्लो नहीं दिया हुआ है कि हमारा जो कैटेगरी है वो फ्लो की वो ओपन चैनल फ्लो में है या पाइप फ्लो में है। इस वजह से ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। अगर हम यहाँ पे इसको ओपन चैनल ओसीएफ मान लेते हैं कि ओपन चैनल में हमारा फ्लो हो रहा है, तो इस रेंज में जो हमारा फ्लो होगा दैट विल बी इन ट्रांजिशन स्टेज, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेज है, इन्होंने इसलिए ट्रांजिशन ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें भी आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक दे विल एग्री बिकॉज इनका क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। रेफरेंस के लिए आप अंडरस्टैंडिंग हाइड्रोलिक्स की बुक, लेस हैमिल की बुक आप देखेंगे पेज 81 पे, तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये हमारी रेंजेस हैं। इसमें ट्रांजिशनल फ्लो जो है वो 500 to 2000 जो है वो ओपन चैनल के फ्लो के केस में है। ये दिस इज अ जनरल गाइडिंग प्रिंसिपल। और हमारा 4000 से कम है 2000 तक है तब हमारा पाइप फ्लो में ट्रांजिशनल फ्लो है। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज नहीं करने की जरूरत है, आई डोंट थिंक सो आप मत रेज करिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू डिफाइन स्वैम्पी लैंड। स्वैम्पी लैंड बेसिकली वो लैंड है जहां पर हमारा जो पानी है दैट उससे हमारा पूरा सबमर्ज्ड हो गया है लैंड एंड इट हैज बिकम अनसुटेबल फॉर कल्टीवेशन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन इन्होंने दिया है द लैंड वेयर कल्टीवेशन ऑपरेशन आर इम्पॉसिबल, वो करेक्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इल ऑपरेटेड लैंड माना है, ये स्टेटमेंट्स गलत है, ठीक है। रेफरेंस के लिए इन्वायरमेंटल स्टडीज की बुक है एमपी पूनिया की 2017 एडिशन की। यहाँ पर इन्होंने क्लियरली डिफाइन किया है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, इससे हमारी वाटर लॉगिंग जब हमारी होती है तो जब सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कट जाती है तो हमारा इलेरेशन हो जाता है। वाटर लॉगिंग की दूसरी जो प्रॉब्लम है उसमें कहा गया है कि नॉर्मल कल्टीवेशन ऑपरेशंस जो हैं जहां पर हम इजीली कैरी आउट नहीं कर सकते वेट सॉइल्स में, और जहां पे फ्री वाटर जो है ये सरफेस ऑफ लैंड के ऊपर तक चला जाता है, यानी पानी भरा रहता है, हमारा सबमर्ज रहती है हमारी लैंड, वो लैंड को हम स्वैम्पी लैंड बोलते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा कल्टीवेशन है वो हमारा नहीं पॉसिबल होता है। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। अकॉर्डिंग टू द हेड्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, द हेड विच हैज टू बी डेवलप्ड बाय अ पंप टू डिलीवर वाटर फ्रॉम द सम्प इनटू द टैंक। तो स्टैटिक हेड बेसिकली वर्टिकल डिस्टेंस है, ठीक है, और जो सम्प और टैंक के बीच में, ठीक है। जो टोटल हेड या मैनोमेट्रिक हेड है ये बेसिकली सेम चीज है, ठीक है। रेफरेंस के लिए अगर हम आपकी बुक पीएन मोदी की बुक हाइड्रोलिक मशीन्स और मैकेनिक्स की बुक देखेंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो हेड है सेंट्रीफ्यूगल पंप का स्टैटिक हेड है और मैनोमेट्रिक हेड है। मैनोमेट्रिक हेड को हम टोटल हेड भी बोलते हैं, ग्रॉस हेड भी बोलते हैं, इफेक्टिव हेड भी बोलते हैं। तो टोटल हेड भी हो सकता है, मैनोमेट्रिक हेड भी हो सकता है। तो यहाँ पर रेफरेंस में ये मैनोमेट्रिक हेड जो हेड एक्चुअल में डेवलप करना है जिसमें लॉसेस इंक्लूड है, सो दैट पंप जो पानी है सम से हम उठाकर टैंक में डिलीवर कर सकें। तो बेसिकली यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो जा रहे हैं। इन्होंने ऑल ऑफ टोटल हेड दिया है ऑप्शन, लेकिन मैनोमेट्रिक हेड भी करेक्ट है बिकॉज टोटल हेड को ही मैनोमेट्रिक हेड भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आर करेक्ट, इस वजह से आप इसमें ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसमें से कौन से केसेस में हमारा मेथड्स यूज होता है। तो बेसिकली जो हमारा मोहस थ्योरम है, कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड बीम्स, ये सब डिटर्मिनेट बीम्स हैं। फिक्स्ड बीम जो है ये भी हमारी इनडिटर्मिनेट है, लेकिन हम मोहस थ्योरम का यूज करके डिफ्लेक्शन फाइंड कर सकते हैं अगर उसमें हम कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज कर लें, ठीक है। तो इन्होंने जो ऑप्शन दिया वो भी करेक्ट है, लेकिन हम कैस्टिग्लियानोस थ्योरम का भी यूज कर सकते हैं। तो मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट होने की वजह से इसमें भी ऑब्जेक्शन आप रेज कर दो, लेकिन इसमें आई डाउट कि वो लोग जो JKSSB है वो मानेगा। सो आई वुड नॉट सजेस्ट टू रेज दी ऑब्जेक्शन इन दिस क्वेश्चन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो 3 थ्रो स्विच है, 3 थ्रो अरेंजमेंट है, उसमें हमारे बेसिकली 2 सेट ऑफ स्विचेस होते हैं और 3 क्रॉसिंग्स होती हैं। इन्होंने गलत आंसर दिया है, दे हैव गिवन रॉन्ग आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रेलवे इंजीनियरिंग की सतीश चंद्रा की MM अग्रवाल की बुक है, जिसमें ट्रैक जंक्शन एंड सिंपल ट्रैक लेआउट्स की पेज नंबर 281 में आप देखेंगे, जिसमें कहा गया है कि जो 3 थ्रो स्विच है इसमें बेसिकली आपके 2 स्विचेस हैं, 2 स्विचेस
ठीक है, और हमारी 3 क्रॉसिंग्स हैं, अल्फा आपका एंगल मिलना 3 एंगल ऑफ क्रॉसिंग्स हैं, तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड बाय डिस्टेंस मेजरमेंट। हम डिस्टेंस मेजरमेंट करते हैं और साथ में लेवल की हेल्प से एलिवेशंस फाउंड करते हैं, तो ये जनरली हम लेवलिंग प्रोसेस में करते हैं। इन्होंने ऑप्शन में कंटूरिंग दिया है जो कि गलत है, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है। यूजिंग बीसी पूनमिया सर्वेइंग वॉल्यूम 1 की बुक में, जिसमें क्लियरली डिफाइन किया गया है कि हमारी लेवलिंग वो ब्रांच है सर्वेइंग की जिसमें हम विथ रेस्पेक्ट टू डेटम एलिवेशंस फाइंड आउट करते हैं और पॉइंट्स एस्टेब्लिश करते हैं गिवन एलिवेशन पे या डिफरेंट एलिवेशन में विथ रेस्पेक्ट टू जिस आइटम जिस लोकेशन का हमें डेटम एलिवेशन पता होता है। तो दिस इज द रेफरेंस फ्रॉम वेयर यू कैन रेज द ऑब्जेक्शन। इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है। स्लोप ऑफ बीम में इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट है, बट इन्होंने जो ऑप्शन दिया है कि एंगल इन विच द टेंजेंट एट अ सेक्शन मेक्स विद द ओरिजिनल एक्सिस ऑफ द बीम, उसको हम स्लोप ऑफ बीम बोलते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इन्होंने जो दिया ऑप्शन सी दिया है। रेफरेंस के लिए बीके सरकार की स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स की बुक का मैंने रेफरेंस दिया है, जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो स्लोप एट एनी सेक्शन इन अ डिफ्लेक्टेड बीम इज डिफाइंड एज द एंगल इन रेडियंस विच द टेंजेंट एट अ सेक्शन मेक्स विद द ओरिजिनल एक्सिस ऑफ द बीम। ठीक है, पेज 149 में, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है। स्लोप आप देख सकते हो कि किसी भी डिफ्लेक्टेड बीम में जो एंगल है रेडियंस में किसी भी सेक्शन पे जो टेंजेंट ओरिजिनल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है वो हमारा स्लोप डिफाइन कर रहा है। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर इन चेनिंग आर अवेलेबल? 3 टाइप्स ऑफ एरर, पर्सनल, कंपेंसेटिंग एंड क्यूमुलेटिव एरर। तो हमारा ऑप्शन जो इन्होंने दिया है 3 इज द करेक्ट आंसर। द मिनिमम थिकनेस ऑफ बेस जो है वो हमारा 100 mm होती है, 4 इंचेस लेते हैं, तो करेक्ट आंसर है। इसमें आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। एवरेज टाइम जो रिक्वायर्ड है वाटर टू पास थ्रू सेटलिंग टाइम इज नोन एज फ्लोइंग थ्रू पीरियड, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। which given telescope is used for precise work, give accurate line of sight and can easily take inclined sights, उसको हम एलिडेट टेलीस्कोप बोलते हैं। द मेन ग्लोबल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स टू द ग्रीन हाउस एमिशंस, तो वो हमारे जो फैक्टर्स हैं इसके लिए जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग गैस है ग्रीन हाउस एमिशन वो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, एंड द मेन सोर्स इज द इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन एंड द ट्रांसपोर्टेशन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर इन्होंने दिया है वो सही है। रेफरेंस के लिए क्लाइमेट चेंज 2014 मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट है, जिसमें ये ग्राफ दिया हुआ है, आप देखेंगे इसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो दैट कंट्रीब्यूट्स 39% ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। ठीक है, ठीक है। इंडस्ट्री इज 21%, सेकेंड हाईएस्ट जो है वो हमारा इंडस्ट्री प्रोसेसेस है। तो इन्होंने करेक्ट आंसर दिया है, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। पीएच रेंज जो है स्ट्रांगली अल्कलीन सॉइल्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे इसमें ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए, बट इन माय ओपिनियन जो स्टैंडर्ड फॉरेन राइटर की बुक्स हैं उसके अकॉर्डिंग स्ट्रांगली अल्कलीन सॉइल जो है वो हमारी 8.5 से 9 की रेंज में ही होती है, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। रेफरेंस भी मैंने दिया हुआ है, जो स्ट्रांगली अल्कलाइन सॉइल है उसका जो पीएच है आप देख पा रहे हैं 8.5 से 9.0 है। ठीक है, ये फॉरेन राइटर की एक स्टैंडर्ड बुक का रेफरेंस है। जो अनडेवलप्ड एरियाज हैं वहाँ पे इन जनरल हम दोनों टाइप की यूज कर सकते हैं, बट नैरो गेज बेसिकली जहाँ पर हमारे माउंटेनियस टेरेन है, जहाँ पे कॉस्ट इम्प्लीकेशंस हैं, वहाँ पर हम नैरो गेज के लिए जाते हैं। मीटर गेज में हम बिकॉज कैपेसिटी भी हमें ध्यान रखनी है, जो कैरिंग कैपेसिटी है, तो वी विल ऑलवेज प्रेफर कि हम मीटर गेज प्रेफर करेंगे अनडेवलप्ड एरियाज में। तो इन्होंने जो ऑप्शन दिया है वो करेक्ट दिया है, इसमें आपको ऑब्जेक्शन रेज करने की जरूरत नहीं है। जो रिबाउंड हैमर टेस्ट है उसमें हम सीमेंट स्ट्रेंथ एस्टिमेशन कर लेते हैं, अब्रेशन रेजिस्टेंस का क्लासिफिकेशन भी कर लेते हैं, यूनिफॉर्मिटी ऑफ कंक्रीट क्वालिटी भी चेक कर सकते हैं। तो ए बी डी जो ऑप्शन है इनका, सी ऑप्शन वो करेक्ट है, इन्होंने सही दिया है आंसर। रेफरेंस के लिए आप देखेंगे जेएस बंगली की टेस्टिंग ऑफ कंक्रीट इन स्ट्रक्चर्स में अब्रेशन रेजिस्टेंस क्लासिफिकेशन दिया है, जिसमें कहा गया है कि रिबाउंड हैमर में बी यूज टू क्लासिफाई दिस प्रॉपर्टी। और बाकी प्रॉपर्टीज जो है ये हमारे IS 1331 के पार्ट 2 में क्लियरली स्पेसिफाइड है। इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, कंक्रीट की यूनिफॉर्मिटी असेस कर सकते हैं और क्वालिटी ऑफ कंक्रीट असेस कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर प्रॉपर्टीज। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज नहीं करना है। रेंज ऑफ ओवरऑल एफिशिएंसी, यहाँ पे ओवरऑल एफिशिएंसी समझ में नहीं आ रहा, क्लैरिटी नहीं है क्वेश्चन में, बट इट इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट दी ओवरऑल एफिशिएंसी इन पंप्स। तो रेफरेंस के तौर पे अगर आप देखोगे तो मैकेनिकल एफिशिएंसी इज 0.95 to 0.98, ओवरऑल एफिशिएंसी इज 0.7 to 0.86। तो मेरे ख्याल से इसमें भी आप ऑब्जेक्शन मत रेज करिए, दे विल नॉट एग्री, बिकॉज
0.71 से 0.86 हमारा जो रेंज है ओवरऑल एफिशिएंसी का ही रेंज है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सॉइल वाटर बेस्ड ऑन फेनोमेनोलॉजिकल बेसिस। तो फेनोमेनोलॉजिकल बेसिस के बेसिस पे बीसी पूनमिया की सॉइल मैकेनिक्स बुक में देखेंगे तो ग्राउंड वाटर, कैपिलरी वाटर, एड्सॉर्ब वाटर, इनफिल्टर्ड वाटर हमारे ये क्लासिफिकेशन है। जो पोर वाटर है वो हमारा स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो पोर वाटर हो जाएगा। इसमें इन्होंने सही आंसर दिया है, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। जो टाइम एंड प्रोग्रेस चार्ट है वो बेसिकली हमारा बार चार्ट या गैन चार्ट होता है। इन्होंने सभी ऑप्शंस करेक्ट कर दिए हैं जो कि अप्रोप्रिएट नहीं है। ठीक है, इसके लिए रेफरेंस के लिए आपको ये बुक का मैंने रेफरेंस दिया है। ठीक है, इसका बुक का नाम मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, मैं नाम आपको बताना भूल गया। यहाँ पर टाइम एंड प्रोग्रेस चार्ट बार चार्ट या गैन चार्ट को बोलते हैं, यहाँ पे ये एलेबोरेटेड है। ठीक है, इसका बुक मैं कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, इसको में आपको ऑब्जेक्शन रेज कर देना है। इसमें प्रेशर में हमारा जो एब्सोल्यूट प्रेशर है उसमें हम एब्सोल्यूट वैक्यूम के रेफरेंस में प्रेशर मेजर कर रहे हैं, और जो हमारा गेज प्रेशर है वो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के रेस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं। आई होप मेरा वीडियो हेल्पफुल होगा और बचे हुए वीडियोस को मैं जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।